देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि 37 मंजिला आलीशान महल में रहने वाला परिवार कुछ ही सालों में अदालतों और किराए के मकानों की सुर्खियों में क्यों आ जाता है? क्या अरबों की दौलत रिश्तों की जो गारंटी है वो देती है, या फिर वही दौलत रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है? आज की जो ये वीडियो है वो देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों में गिने जाने वाले एक परिवार की है, जहां विरासत, अहंकार, तलाक और पारिवारिक विवाद एक साथ टकराए। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतम सिंघानिया की, जो रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रेमंड जो दशकों से, जी हां दशकों से, द कंप्लीट मैन के टैगलाइन के साथ भारतीय टेक्सटाइल और सूटिंग शर्टिंग बाजार में अपनी जो पहचान है वो बनाए हुए हैं, और उस साम्राज्य की नींव उनके पिता यानी विजय पत सिंघानिया ने मजबूत की थी। विजय पत सिंघानिया को उद्योग जगत में योगदान के लिए पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था, और एक दौर था जब वो निजी जेट से यात्रा करते थे और मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक में खड़े 37 मंजिला जेके हाउस में रहते थे, जिसे उन्होंने अपने परिवार के लिए बनवाया। लेकिन जो कहानी है वो यहां से मोड़ लेती है। अब क्या मोड़ लेती है, किस दिशा में वो जाती है और क्या है ये पूरी कहानी, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो है क्या, क्यों हम आज इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्यों ये वीडियो हम लेकर आए हैं, और ऐसा क्या मोड़ इस पूरे मामले में आता है जिसकी वजह से जो ये पूरी सच्चाई है वो आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विजय पत सिंघानिया ने अपना ज्यादातर यानी अधिकांश कारोबार बेटे गौतम को सौंप दिया, तब परिवार के भीतर मतभेद उभरने लगे। कानूनी विवाद सार्वजनिक हुए। विजय पत ने खुद इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि उन्होंने कंपनी के शेयर में बेटे के जो नाम है वो ट्रांसफर किए और बाद में वो आर्थिक रूप से निर्भर हो गए। ये जो पूरा मामला है वो अदालत तक पहुंचा और अदालत तक ये जो पूरा मामला गया, और एक समय जो उद्योगपति अरबों की संपत्ति नियंत्रित करता था वो अपने ही बनाए घर से बाहर रहने को मजबूर हुआ। ये दावा खुद उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर किया है दोस्तों। दूसरी तरफ 2 साल पहले एक और बड़ा विवाद सामने आया। गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया, जी हां, इनके बीच तलाक की खबरें। रिपोर्ट के मुताबिक तलाक के जो सेटलमेंट में नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा मांगे जाने की जो चर्चा है वो सामने आई, और उस समय गौतम सिंघानिया की जो अनुमानित नेटवर्थ लगभग 1.4 अरब डॉलर बताई जा रही थी। सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स में यह दावा भी उछला दोस्तों कि 75% हिस्सेदारी की जो मांग है वो की गई। हालांकि अगर ऐसे मामलों की हम बात करें तो ऐसे मामलों में जो वास्तविक सेटलमेंट की शर्तें हैं वो अक्सर निजी होती हैं और अदालत के दस्तावेजों में ही स्पष्ट होती हैं। इसलिए सार्वजनिक दावों और कानूनी वास्तविकता में अंतर भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि गलती किसकी? क्या ये सिर्फ बेटे की महत्वाकांक्षा और नियंत्रण की चाह थी, या पिता की तरफ से बिना ठोस कानूनी सुरक्षा के सब कुछ ट्रांसफर कर देना एक रणनीतिक भूल थी? दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो पारिवारिक व्यवसायों में उत्तराधिकार की जो योजना है यानी सक्सेशन प्लानिंग जो है वो सबसे संवेदनशील चरण होता है।
दोस्तों, भारत में कई पारिवारिक उद्योगों, चाहे वो अंबानी परिवार का विभाजन हो या फिर इसके अलावा अन्य बड़े घरानों के विवाद हो, इनमें ये देखा गया है कि भावनात्मक जो रिश्ते हैं और कारोबारी हित जो हैं, जब टकराते हैं तो परिणाम जटिल हो जाते हैं। और यहां पर अब देखिए, यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी परिवार के भीतर, जी हां, किसी भी परिवार के भीतर के विवाद की जो पूरी सच्चाई है वो सिर्फ जो है संबंधित पक्ष ही जानते हैं। अदालतों में जो कहा जाता है वो कानूनी पक्ष होता है और मीडिया में जो दिखता है वो सार्वजनिक कथा। पर एक तथ्य जो है वो स्पष्ट है, क्योंकि विरासत केवल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होती है, बल्कि जिम्मेदारी, विश्वास और संतुलन का भी हस्तांतरण होती है। अगर कानूनी ढांचा, शेयर संरचना और अधिकार स्पष्ट ना हो तो विवाद जो है वो लगभग कहीं ना कहीं तय है। और इस पूरे प्रकरण में एक मानवीय आयाम भी है। 80 से ज्यादा उम्र का पिता, जो कभी उद्योग जगत का दिग्गज था, आज साधारण जीवन जीने को मजबूर है और वो जी भी रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाती है। वहीं अगर बेटे का दृष्टिकोण संभवतः इससे अलग होगा, कंपनी की नियंत्रण संरचना जो है शेयर होल्डिंग और प्रबंधन अधिकारों के आधार पर, और तलाक के मामले में वैवाहिक संपत्ति के बंटवारे का जो कानून है वो भी अपना जो है अलग ढांचा रखता है, जिसमें पत्नी के अधिकारों को भी कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि ये जो कहानी है, क्या ये कहानी एक सीख है? शायद हां, कि पारिवारिक व्यवसाय में भावनाओं से ज्यादा महत्व दस्तावेजों का होता है। क्या ये चेतावनी है? संभव है कि सफलता और संपत्ति रिश्तों की मजबूती की गारंटी नहीं देती। और अंत में यही कि ये सिर्फ एक परिवार की कथा नहीं, बल्कि उस बड़े सवाल का प्रतिबिंब है जो हर सफल घराने के सामने खड़ा होता है। क्या हम संपत्ति बांटने की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन रिश्तों को संभालने की जो तैयारी है वो हम भूल जाते हैं। दोस्तों, तो आपके हिसाब से जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बनती है? उत्तराधिकार संभालने वाले बेटे की, सब कुछ सौंप देने वाले पिता की, या फिर परिस्थितियों और समय की? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ना ऐसी जो कहानियां हैं वो समाज का आईना है, वो समाज को आईना दिखाती है और कभी चेतावनी बनकर सामने खड़ी हो जाती है। तो इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।